हेलो गाइज। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अपना लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद में ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट और जो पेशेंट केयर वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और टॉपिक थोड़ा बड़ा है, 14 पेज की पीडीएफ है, तो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये जो एक्ट वगैरह हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हैं, उनके प्रोविज़न वगैरह हैं, और इसके अलावा उसको तोड़ते हैं रूल को तो क्या पेनल्टी वगैरह लगती हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में एक टॉपिक आता है, मेरे एग्जाम में भी आया था, PCNPNDT है ना, प्री नेटल पोस्ट कंसेप्शन जो डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही कई बार पूछ ली जाती है, तो थोड़ी सी है, मतलब इसमें PCNPNDT ऐसे करके है। एक मिनट, हाँ, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, देखो ये है, 1 मिनट, पोस्ट कंसेप्शन, देखो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल है ना, डायग्नोस्टिक टेक्निक, PCPNDT एक्ट है, ये आया था एग्ज़ाम में। तो इसके बाद में अपन दूसरी क्लास में उसको करेंगे, क्योंकि वो बड़ा है तो उसको करेंगे। और पहली क्लास में अपन ये देखेंगे 10 पेज हो जाएंगे पीडीएफ के, लगभग 9-10 के आसपास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल के लॉ, मतलब रूल कौन कौन से हैं, उनका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब उनको नियंत्रित कैसे किया जाता है चीज़ों को। मतलब कोई तोड़ रहा है रूल, है ना, तो क्या करना है, कैसे उसको सज़ा देनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैसे कैंसिल करना है, और कोई डॉक्टर तोड़ रहा है तो उसका लाइसेंस कैसे रद्द करना है। MBBS का जो होता है ना, 5 साल के लिए उसको रद्द कर दिया जाता है, या फिर परमानेंटली सस्पेंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो अपन देखेंगे इस वीडियो में, इस टॉपिक के साथ में। तो अपना टॉपिक है हॉस्पिटल लॉ एंड रेगुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, अपन ने पहले भी बात करी थी इसके बारे में। जो सारे के सारे क्लिनिकल जो होम हैं या फिर नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, सब पे लागू होता है। और जो आर्मी के जो हॉस्पिटल, उन पे लागू नहीं होता ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, है ना। 2010 के अंदर बना था ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। तो इसमें क्या है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से रिलेटेड है एक्ट 2010, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था, ताकि ऑल कंट्री में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करके उनको रेगुलेट किया जा सके। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनका रेगुलेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप जैसे कोई दुकान चला रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब ये है कि आपके पास में लाइसेंस है, कहने का मतलब उस दुकान का, कि आप यहाँ पे दुकान चला सकते हैं, है ना। करंटली यही हो रहा, बड़ी सिटियों के अंदर आपके पास लाइसेंस चाहिए होता है, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे कोई सर्विस दे रहे हैं तो भी लाइसेंस चाहिए होगा उस चीज़ का। और उनका रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल करना कोई चीज़ को। ये मानो कि जैसे आप 9 बजे दुकान खोलोगे, शाम को 5 बजे बंद कर दोगे, तो ये फिक्स है ना। इससे ऊपर नीचे गया तो पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर, तो ये रेगुलेशन के अंदर आता है ना। कोई कर्मचारी है, उसको आप कितनी सैलरी दोगे, ये सारी चीज़ें, कितने घंटे काम करवा सकते हो, इससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, ये सारी चीज़ें रेगुलेशन में आती है ना। ये 2010 के अंदर बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था इसको, ताकि ऑल कंट्री में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकें, है ना, रजिस्ट्रेशन किया जा सके। जितनी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने भी हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह, नर्सिंग होम है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन करके उनको रेगुलेट किया जा सके, इसलिए पास किया था। पहले क्या था कि ऐसे चल जाती थी चीज़ें 2010 से पहले, है ना, क्योंकि इतनी था नहीं कुछ चीज़ें। MBBS करना भी कितना हार्ड होता था उस टाइम पे, बहुत गिनी चुनी सीटें आती थी। लेकिन अभी के टाइम में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, तो इसलिए 2010 में इन्होंने पास कर दिया था। और रेगुलेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। अब यह एक्ट उन सभी हॉस्पिटल के लिए कंपलसरी होगा जिसमें इंक्लूड है मैटरनिटी होम, है ना, जो कि डिलीवरी वगैरह करवाते हैं बेबी की, नर्सिंग होम आ गए, डिस्पेंसरी आ गए, डायग्नोस्टिक सेंटर कोई है ना, एक्सरे सीटी आप कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए चाहिएगा। कहीं आप बाहर डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के बैठे हैं हॉस्पिटल के अलावा, सिंगल डोर क्लिनिक, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, है ना, ये सब आएंगे इसके अंदर, जिनको कंट्रोल एंड मैनेज किया जा रहा है बाय पब्लिक, गवर्नमेंट, ट्रस्ट या कॉरपोरेशन द्वारा। ये सब आएंगे, पब्लिक हो भले ही गवर्नमेंट है ना, या प्राइवेट हो, सब के सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे इस एक्ट के अंदर। ये नियम बना रखा 2010 का, तो इन सब में ये चीज़ें कॉमन हो गई ना। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रेगुलेशन करवाना पड़ेगा। इसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो कि कंट्रोल होंगे, मैनेज होंगे बाय आर्म फोर्सेज, जो कि आर्मी से रिलेटेड होंगे, वो हॉस्पिटल इसके अंदर, क्लिनिक नहीं आएंगे इसमें। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था। अब एम क्या है इसका, मतलब उद्देश्य क्या है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाने का। तो देखो, इसका मेन एम ऑल ओवर इंडिया के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करना एंड उनको रेगुलेट करना होता है ना। मैंने आपको बताया था अभी कि रजिस्ट्रेशन करना जितने भी इंडिया के अंदर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके बाद में उनको रेगुलेट करना इसका एम होता है, मेन एम होता है।
इसके अलावा उनमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को भी अप्लाई किया जाएगा। मतलब आप एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना के दे दो कि ये चीज़ें आपके क्लिनिकल इसमें एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए, है ना। जैसे आप किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते, या फिर किसी चीज़ का आपने रेट निर्धारित कर रखा है कि इस चीज़ के लिए इतना ही रेट होगा। कोई इम्प्लांट है, कोई आपका सामान है, इक्विपमेंट है, उसके रेट निर्धारित कर रखे, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। ऐसी चीज़ें मतलब जो आपने लागू कर दी, है ना, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, रेगुलेशन करना है, ये काम तो आएंगे। तो उद्देश्य यही है कि रजिस्ट्रेशन करना सभी का, और उनका रेगुलेशन करना, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो अप्लाई करना उनके ऊपर। अब पर्पज़ क्या भाई, क्यों लगा रखा है ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इसका पर्पज़ क्या है? कंट्री के ऑल हॉस्पिटल एंड क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, उनको रेगुलेट करना। सबसे पहले काम वही बार बार दोहरा रहा है कि कंट्री के जितने भी हॉस्पिटल और क्लिनिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनको रेगुलेशन प्रोवाइड करवाना, है ना, रेगुलेट करना, उनको नियंत्रित करना। कॉमन ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कॉमन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाना। मतलब जैसे खांसी बुखार है तो उसके लिए नॉर्मल एक गाइडलाइन होती है कि आप ये कर सकते हो, इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर पाओगे, तो उन्हीं का यूज़ करके आपको काम करना है। तो कॉमन ट्रीटमेंट के लिए आपने जो है गाइडलाइन बना रखी है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ये एक्ट ही बनाता है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन देगा, रेगुलेशन करेगा, फिर ट्रीटमेंट की गाइडलाइन बनाएगा कॉमन डिजीज़ के लिए। उसके बाद में इमरजेंसी में स्टैंडर्ड मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। अगर इमरजेंसी है तो उस केस में स्टैंडर्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाना, मतलब अच्छी वाली, एक लेवल वाली, और ट्रीटमेंट देना, ठीक है। मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ये काम होगा। ये एक्ट बोलता है, एक्ट के अंदर ये चीज़ है, पर्पज़ है उस एक्ट का ये बनाने का, ताकि आपको इमरजेंसी में स्टैंडर्ड मेडिकल केयर मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्टैंडर्ड मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी आपको एकदम अच्छा वाला ट्रीटमेंट देना है। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये भी इसका क्या था, पर्पज़ था। तो इसको बनाने का यही मकसद था कि रेगुलेशन वगैरह किया जा सके, उसके अलावा हेल्थ को इम्प्रूव करना, पब्लिक को, प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी केयर करना, स्टैंडर्ड मेडिकल केयर करना, इमरजेंसी के अंदर चीज़ों को हैंडल करना, अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे के सारे पर्पज़ हैं उसके बनाने के पीछे। अब वही फिर से बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविज़न क्या है एक्ट के, तो इसके बारे में वापस से डिटेल से पढ़ते हैं। यह एक्ट कंपलसरी होता है ऑल हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए जिनमें इंक्लूड है एलोपैथी वाले आगे, आयुर्वेद वाले आगे, योगा वाले, यूनानी, होम्योपैथी एंड न्यूरोपैथी जो आते हैं, नेचुरोपैथी हैं, आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल को छोड़ करके, ये सारे के सारे इसमें एक्ट के अंदर आएंगे, है ना। तो ये जो एक्ट है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, वो किसके ऊपर लागू होता है? वो इन सभी हॉस्पिटल और क्लिनिक के ऊपर लागू होता है जिसमें एलोपैथी वाले आते हैं, जो नॉर्मल हॉस्पिटल रहते हैं, जो दवाई वगैरह देते हैं, टैबलेट वगैरह। आयुर्वेद वाले आगे, आयुर्वेद दवाई देते हैं। योगा वाले आगे, यूनानी आगे, है ना। होम्योपैथी मेडिसिन वाले आगे, नेचुरोपैथी वाले आगे, और आर्म फोर्सेस को छोड़ करके, ठीक है। तो ये इसके अंडर आते हैं सारे के सारे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2010 11 स्टेट में एप्लीकेबल है। उसके नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड। इन सब स्टेटों के अंदर ये लागू है। ये आप स्टेट का नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बाकी 11 स्टेट में एप्लीकेबल, ये नाम लिख देना आपकी, ठीक है। ये जो रूल है वो 11 स्टेट में एप्लीकेबल है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली को छोड़कर सभी में अप्लाई, वहाँ पर अप्लाई नहीं होता यूनियन टेरिटरीज में, बाकी सब जगह पर अप्लाई होगा। इसके अलावा प्रोविज़न क्या है, इस एक्ट को इंडिया के ऑल स्टेट्स पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट से तो रूल पास करवा के लेके आ गए, लेकिन डायरेक्ट आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, सारे स्टेट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करने का पावर है, मतलब चॉइस है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास एक्ट को ऑल स्टेट पर कंसर्न करने का पावर नहीं होते, मतलब सभी के ऊपर फोर्स करने की पावर नहीं है कि आपको अपनाना ही पड़ेगा, तो ऐसी कोई पावर नहीं है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। स्टेट गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है, उसके चुनने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट को। यह एक्ट एस्टेब्लिशमेंट के क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन के लिए भी अलाउ करता है। मतलब अगर क्लासिफिकेशन करना है किसी हॉस्पिटल का, है ना, कितने टाइप का हॉस्पिटल है, स्टेज जैसे करने, स्टेज 1 हॉस्पिटल, स्टेज 2, स्टेज 3, इस टाइप से अगर क्लासिफिकेशन करना है, हॉस्पिटल के लेवल होते हैं अलग अलग, है ना, उसको कैटेगरी में डिवाइड करना है। जैसे कोई स्पेशल कैटेगरी, कोई विशेष हॉस्पिटल है जो स्पेशल डिजीज़ का, जैसे हार्ट कार्डियक हॉस्पिटल है या फिर कैंसर हॉस्पिटल, इस टाइप से भी क्लासिफिकेशन आप कर पाओगे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर। अब देखो जिसने टाइप बता दी ना, पहले क्लासिफिकेशन करा हॉस्पिटल लेवल 1,
हॉस्पिटल लेवल 1 के अंदर क्या होगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। प्राइमरी मतलब जनरल, जैसे खांसी बुखार हो गया या फिर कोई कट लग गया तो उसको ब्लीडिंग वगैरह है तो उसके वो ड्रेसिंग करवाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें हैं, है ना। किसके द्वारा करवाई जाएंगी? बाय क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा इनमें सर्विस इंक्लूड करी जाएंगी, जैसे कि जनरल मेडिसिन देनी है, आउट पेशेंट सर्विस देनी है, गायनेकोलॉजी हो गया, माइनर सर्जरी करनी है, छोटी मोटी फर्स्ट एड करनी है इमरजेंसी पेशेंट के लिए, ऑब्स्टेट्रिक्स वाले हैं। लेवल 1 पर बेड स्ट्रेंथ हो 30 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इस हॉस्पिटल के अंदर 30 से ज़्यादा बेड नहीं होते। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। क्वालिफाइड डॉक्टर उसके अंदर होने चाहिए, भाई डॉक्टर तो सबके अंदर क्वालिफाइड चाहिए अपने को। और इसमें सर्विस कौन कौन सी है? जनरल मेडिसिन आप देंगे, जैसे खांसी बुखार वाली मेडिसिन आप देंगे, आउट पेशेंट सर्विस आप देंगे, गायनोकोलॉजी वाला है वो सर्विस आप देंगे, माइनर सर्जरी छोटी मोटी सर्जरी करनी है, फर्स्ट एड करना, कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया उस कंडीशन में, है ना। तो ये हॉस्पिटल लेवल 1 आता है। फिर आता है हॉस्पिटल लेवल 2। लेवल 1 में प्रोवाइड सारी की सारी चीज़ें तो होगी ही होंगी, लेकिन साथ में सर्जरी और एनेस्थीसिया भी इंक्लूड किया जाएगा। वहाँ पे माइनर सर्जरी थी, यहाँ पे सर्जरी थोड़ी लेवल बढ़ जाएगा और एनेस्थीसिया भी हो जाएगा। तो एनेस्थीसिया वाली जो सर्जरी होती है वो थोड़ी बड़ी वाली सर्जरी होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। तो ये हॉस्पिटल लेवल 2 के अंदर आती है। फिर आता है हॉस्पिटल लेवल 3। इसमें क्या होता है? लेवल 1-2 में प्रोवाइडेड सर्विसेज के साथ में एडिशनल सर्विस जैसे मल्टी स्पेशलिटी, जनरल डेंटिस्ट्री, इंटेंसिव केयर यूनिट भी शामिल है। तो लेवल 1-2 में जो थी वो तो होंगी लेवल 3 वाले में, उसके साथ में आपको एडिशनल सर्विस यानी एक्स्ट्रा सर्विस मिलेंगी, जैसे मल्टी स्पेशलिटी, है ना। किसी चीज़ से रिलेटेड पर्सनल कोई डिजीज़ है, जैसे टीबी है, टीबी का पर्सनल हो गया फिर उसमें, है ना। जनरल डेंटिस्ट्री है, मतलब दांतों के लिए, इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू की सुविधा होगी। तो हॉस्पिटल लेवल 3 में आईसीयू की सुविधा आती है यहाँ पे। अब आता है हॉस्पिटल लेवल 4। तो लेवल 3 वाली तो इंक्लूड करनी है ना। लेवल 3 की सर्विस तो ऐड करके एडिशनली टीचिंग एंड ट्रेनिंग की भी इंक्लूड किया जाएगा। भाई वो हॉस्पिटल जिनके साथ में कॉलेजेस भी प्रोवाइड हैं या जो ट्रेनिंग देते हैं दूसरे स्टूडेंट को, बाहर के स्टूडेंट या फिर खुद के स्टूडेंट को, तो उनको बोलते हैं लेवल 4 वाले, ठीक है। इस एक्ट के अंडर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को स्पेसिफाइड किया जाएगा, मतलब एक गाइडलाइन बना रखे ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड, ये तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी बेहतर आप क्वालिटी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो स्टैंडर्ड बना रखा है वो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और वो गाइडलाइन कौन बना रहा है? ये एक्ट बना रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 वाला, ठीक है। और कितनों के लिए गाइडलाइन बना रखी इन्होंने? 2 to 7 डिजीज़ के लिए, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया शामिल है। इन सब के लिए गाइडलाइन बनी हुई है, ठीक है। 227 डिजीज़ हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना रखी हैं। अब अपन नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, फिर स्टेट की बात करेंगे, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल काउंसिल की बात करते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को अप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक काउंसिल एस्टेब्लिश करेगी, जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल फॉलो करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉलो करना चाह रहे हैं, मतलब उन्होंने जो बोला है, जो पास किया था बिल, डायरेक्टली वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, है ना। ये नेशनल लेवल पे बना रखी, देश के लेवल की है ये, ठीक है। और ये किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ये, ठीक है। काउंसिल को चेयर किया जाएगा बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड काउंसिल के 22 अदर मेंबर्स के द्वारा। ये जो नेशनल काउंसिल बना रखी है ना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसका जो चेयरमैन होगा, चेयर किया जाएगा किसके द्वारा? डायरेक्टरेट जनरल होता है जो हेल्थ सर्विस का, उसके द्वारा। और काउंसिल के जो 22 अदर मेंबर होंगे उनके द्वारा। तो ये कुल मिला के 23 बंदे हो जाएंगे इसके अंदर, नेशनल काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो इतने बंदे इसको क्या करेंगे? हैंडल करने वाले, चेयर करने वाले। काउंसिल के फॉलोइंग मेन फंक्शन है। अब नेशनल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वाली जो काउंसिल है उसके क्या फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है किसी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना। मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड जो डिजीज़ 227 के लिए बनाया था ना, वो स्टैंडर्ड जो है ये आपका डिटरमाइन करने वाली है नेशनल काउंसिल, ठीक है। जनरल स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बना रखे हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जैसे मिडिल क्लास का अलग स्टैंडर्ड होता है और जो अपर मिडिल होता है उनका अलग होता है, उसके बाद में जो रिच होते हैं उनका अलग स्टैंडर्ड होता है। तो इस हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इनको इस लेवल में रखा जाएगा, इन वालों को इस लेवल में रखा जाएगा। तो वैसे ही डिजीज़ का जो आपका ट्रीटमेंट है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये लेवल रखना है इस डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? तो ये फंक्शन है नेशनल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वाली काउंसिल का। सेकंड है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को कैटेगराइज में क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हॉस्पिटल लेवल अपन बांट के आए थे अभी, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन कैटेगरी में क्लासीफाई करेगी उसको। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए नेशनल रजिस्टर मेंटेन करेगी, नेशनल रजिस्टर, है ना, वो रजिस्ट्रेशन देगी नेशनल लेवल पे किसी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को।
रजिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील करो, हायर करेंगे। देखो ये काम भी करती है, मतलब अगर आपने सस्पेंड कर दिया किसी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को, किसी हॉस्पिटल को, किसी क्लिनिक को, तो वो क्या करेगी, वो अपने अगेंस्ट या फिर किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट जो अपील करेगी उसको सुनने का काम करेगी। मतलब किसी बंदे ने अपील करी है, किसी ने मतलब शिकायत करी है कि सर मेरे हॉस्पिटल को जानबूझकर ऐसे ऐसे करके और सस्पेंड कर दिया, किसी वजह से बंद करवा दिया, सीज करवा दिया, तो उस कंडीशन में जो नेशनल क्लिनिकल एस्टेब्लिश काउंसिल है वो उसको क्या करेगी, उस अपील को सुनेगी, वहाँ पर उसका समाधान निकालेंगे। ये थी नेशनल। इसके बाद में आती है स्टेट काउंसिल, जो राज्यों ने बना रखी है अपनी अलग अपनी अपनी स्टेट ने। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रोविजन के अंडर एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी भी काउंसिल डेवलप करेगी फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो आपका जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना रखा, जो रूल बना रखा है, उसके जो प्रोविजन बनाए हुए ना, उसके अंडर प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अब या फिर यूनियन टेरिटरी जो है, ये जो जैसे लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ये यूनियन टेरिटरी में आते हैं, तो ये सारे के सारे एक अपनी काउंसिल भी डेवलप करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी मर्जी होती है, स्टेट गवर्नमेंट थोप नहीं सकते, है ना। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल बना सकती है, अपने हिसाब से डेवलप कर सकती है उस चीज़ को देख के, एक्ट के हिसाब से। तो वो फिर क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ लिखी है कि वो अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर सकते हैं, काउंसिल बना सकते हैं अपनी अलग वाली। स्टेट काउंसिल में फॉलोइंग मेंबर इंक्लूड होंगे। अब स्टेट काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो बोला है कि स्टेट काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे उनके बारे में बात करते हैं, है ना, मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं। तो इसके अंदर एक तो सेक्रेटरी आएगा इनका, हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो डायरेक्टर होगा ना, ऊपर भी नेशनल में भी डायरेक्टर था, यहाँ भी डायरेक्टर है। स्टेट